बुढ़े, तेरी औकात है इस बैंक में आने की? ये बैंक तेरी औकात से बाहर है। तेरे जैसे भिखारी रोज आते हैं यहाँ, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे भिखारी, कहां से तू अंदर आ गया? यहाँ करोड़पति लोग आते हैं, भाग यहाँ से। सुबह के ठीक 10 बजे थे। शहर के सबसे बड़े और मशहूर बैंक विश्वास बैंक के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। कोई पैसे जमा कराने आया था, कोई लोन की जानकारी लेने, तो कोई पासबुक अपडेट कराने। उसी भीड़ के बीच एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे चलते हुए बैंक की ओर बढ़ रहे थे। उनका नाम था रामदास शर्मा। उनकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास रही होगी। सफेद धोती कुर्ता पहने हुए, कंधे पर एक पुराना सा कपड़े का थैला और हाथ में लकड़ी की छड़ी। चेहरे पर सादगी थी, लेकिन आंखों में गहराई। जब वह बैंक के मुख्य दरवाजे तक पहुंचे तो गार्ड ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। गार्ड बोला, बाबा, कहां आ रहे हो? यहां बैंक है, कोई धर्मशाला नहीं। रामदास जी ने शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा, मुझे अंदर जाना है, थोड़ा काम है। गार्ड ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कैसा काम? खाता खुलवाना है क्या? पहले टोकन लो। रामदास जी मुस्कुराए और बोले, मुझे मैनेजर से मिलना है। गार्ड हंस पड़ा, मैनेजर से? सीधे मैनेजर से? बाबा, पहले लाइन में लगो, यहां हर कोई मैनेजर से नहीं मिलता। लाइन में खड़े कुछ लोग यह बातचीत सुन रहे थे। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे, कुछ धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे। रामदास जी बिना कुछ बोले धीरे धीरे अंदर चले गए। बैंक के अंदर काफी भीड़ थी। काउंटरों के सामने लोग खड़े थे, मशीनों की आवाजें आ रही थीं और स्टाफ तेजी से काम कर रहा था। रामदास जी सीधे उस काउंटर की तरफ गए जहां रीमा सक्सेना बैठी थी। रीमा बैंक की सीनियर ऑफिसर थी, पढ़ी लिखी, तेज दिमाग और काम में बहुत सख्त। लेकिन उसके अंदर एक कमजोरी भी थी। वह लोगों को उनके कपड़ों और हैसियत से आंकने की आदत रखती थी। रामदास जी धीरे से काउंटर के सामने खड़े हो गए। रीमा किसी ग्राहक के कागज देख रही थी। कुछ मिनट बाद उसने सिर उठाया और सामने खड़े बुजुर्ग को देखा। उसने तुरंत भौहें चढ़ा लीं। हाँ बाबा, क्या काम है? रामदास जी ने विनम्रता से कहा, बेटी, मुझे बैंक के मैनेजर से मिलना है। रीमा ने हल्की सी हंसी दबाते हुए कहा, मैनेजर से? क्यों? रामदास जी बोले, बस एक जरूरी बात करनी है। रीमा अब खुलकर मुस्कुरा दी। उसने बगल में बैठी अपनी साथी से धीरे से कहा, आजकल तो हर कोई सीधे मैनेजर से मिलने आ जाता है। फिर उसने रामदास जी की तरफ देखते हुए कहा, बाबा, मैनेजर बहुत बिजी रहते हैं, आप पहले अपना काम बताइए। रामदास जी ने धीरे से कहा, मेरा काम थोड़ा खास है, इसलिए उनसे ही मिलना जरूरी है। अब रीमा को झुंझलाहट होने लगी। उसने तेज आवाज में कहा, देखिए बाबा, यहां रोज सैकड़ों लोग आते हैं। अगर हर कोई कहे कि उसे मैनेजर से मिलना है तो बैंक कैसे चलेगा? लाइन में खड़े कुछ लोग हंस पड़े। एक आदमी बोला, लगता है बाबा लोन लेने आए हैं। दूसरा बोला, या शायद मुफ्त में पैसे मांगने। रामदास जी ने सबकी बातें सुनी, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह बस शांत खड़े रहे। रीमा ने फिर कहा, ठीक है बाबा, अगर आपको सच में मैनेजर से मिलना है तो पहले यह फॉर्म भरिए। उसने एक लंबा सा फॉर्म आगे बढ़ा दिया। रामदास जी ने फॉर्म हाथ में लिया, उसे देखा और फिर धीरे से बोले, बेटी, यह काम फॉर्म से नहीं होगा। रीमा ने चिढ़कर कहा, तो फिर कैसे होगा? रामदास जी ने शांत आवाज में जवाब दिया, अगर मैनेजर से मिलवा दोगी तो सब समझ में आ जाएगा। रीमा ने गहरी सांस ली। उसे अब साफ लग रहा था कि यह बुजुर्ग उसका समय खराब कर रहे हैं। उसने ठंडी आवाज में कहा, बाबा, एक तरफ बैठ जाइए, जब समय मिलेगा तब देखेंगे। बैंक के कोने में एक पुरानी कुर्सी पड़ी थी। रामदास जी धीरे धीरे वहां जाकर बैठ गए। कंधे का थैला नीचे रखा, छड़ी पर दोनों हाथ टिकाए और चुपचाप बैंक के माहौल को देखते रहे। लेकिन उन्हें नहीं पता था, आज इस बैंक में जो होने वाला था वह पूरे स्टाफ की सोच बदलने वाला था। और सबसे ज्यादा झटका लगने वाला था रीमा सक्सेना को। बैंक के कोने में रखी कुर्सी पर बैठे रामदास शर्मा चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। उनके चेहरे पर न गुस्सा था न बेचैनी, बस एक गहरी शांति थी, जैसे उन्हें किसी बात की जल्दी ही न हो। लेकिन बैंक के बाकी लोगों के लिए वह एक अजीब सा दृश्य बन चुके थे।
कुछ लोग उन्हें बार बार घूर रहे थे, कुछ धीरे धीरे हंस रहे थे। एक युवक अपने दोस्त से बोला, लगता है बाबा पेंशन लेने आए होंगे और सीधे मैनेजर से मिलने की जिद कर रहे हैं। दूसरा बोला, अरे भाई, यहां लाखों का काम होता है, ऐसे लोगों के लिए किसके पास समय है। रामदास जी ने यह सब सुन लिया, लेकिन उन्होंने बस हल्की सी मुस्कान दे दी। करीब 15 मिनट बीत गए। उधर काउंटर पर बैठी रीमा सक्सेना लगातार ग्राहकों के काम निपटा रही थी, लेकिन बीच बीच में उसकी नजर उस कोने की कुर्सी पर बैठे बुजुर्ग पर चली जाती। हर बार उसे वही पुरानी धोती, वही झोला और वही शांत चेहरा दिखता। आखिरकार उसे झुंझलाहट होने लगी। वह अपनी सीट से उठी और तेज कदमों से रामदास जी के पास पहुंच गई। बाबा, आप अभी तक यहीं बैठे हैं? रामदास जी ने शांत स्वर में कहा। हां बेटी, तुमने ही तो कहा था इंतजार करने को, रीमा ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा। देखिए, मैनेजर बहुत बिजी हैं, आज शायद उनसे मिलना मुश्किल होगा। रामदास जी ने धीरे से पूछा, क्या तुम उनसे एक बार पूछ सकती हो? रीमा ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, हर किसी के लिए मैं मैनेजर को परेशान नहीं कर सकती। पास खड़े कुछ ग्राहक फिर मुस्कुरा दिए। एक महिला बोली, अरे बाबा, बैंक में काम करवाना इतना आसान नहीं होता। दूसरा आदमी बोला, पहले खाता खोलो, फिर नंबर आएगा। रीमा ने हाथ बांधते हुए कहा, बाबा, अगर आपको कोई सामान्य काम है तो बताइए, वरना आप घर चले जाइए, यहां बैठने से कुछ नहीं होगा। रामदास जी ने उसकी आंखों में देखा। उनकी आवाज बहुत शांत थी। मेरा काम सामान्य नहीं है बेटी, रीमा अब खुलकर चिढ़ गई। तो क्या बहुत बड़ा काम है आपका? रामदास जी बोले, हां, थोड़ा बड़ा है। अब पास खड़े लोगों में हल्की हंसी फैल गई। रीमा ने व्यंग्य से कहा, ठीक है बाबा, बताइए कितना बड़ा काम है? करोड़ों का ट्रांजैक्शन करना है क्या? रामदास जी ने बस मुस्कुराकर कहा, कुछ वैसा ही समझ लो। अब तो आसपास खड़े लोग जोर से हंस पड़े। रीमा ने सिर हिलाया और बोली, बाबा, मजाक करने का यह सही जगह नहीं है, यह बैंक है। फिर उसने गार्ड को आवाज लगाई, सुरेश! गार्ड तुरंत वहां आ गया। जी मैडम, रीमा ने इशारा करते हुए कहा, अगर ये बाबा ज्यादा देर यहां बैठे रहें तो इन्हें बाहर बैठने के लिए बोल देना, बैंक में भीड़ बढ़ रही है। गार्ड ने सिर हिलाया, ठीक है मैडम। रामदास जी यह सब सुन रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी वही धैर्य था। तभी बैंक का एक छोटा कर्मचारी वहां से गुजरा। उसका नाम था अजय। वह चपरासी था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा इंसान। उसने रामदास जी को देखा और धीरे से उनके पास आया। बाबा, आप कब से बैठे हैं? रामदास जी बोले, लगभग आधा घंटा हो गया बेटा। अजय हैरान रह गया, किसी ने आपका काम नहीं किया? रामदास जी ने मुस्कुराकर कहा, मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूं, बस उसी का इंतजार कर रहा हूं। अजय ने रीमा की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं एक बार पूछकर आता हूं। रामदास जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा। अजय तुरंत मैनेजर के केबिन की तरफ चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि वह जो करने जा रहा है वही इस पूरे बैंक की किस्मत बदलने वाला है, और कुछ ही देर में इस बैंक में ऐसा सच सामने आने वाला था जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अजय तेज कदमों से बैंक के अंदर बने कांच के केबिन की ओर बढ़ा। उस केबिन के बाहर बड़े अक्षरों में लिखा था, ब्रांच मैनेजर अरविंद मेहरा। अंदर मैनेजर अरविंद मेहरा अपनी आरामदायक कुर्सी पर बैठे लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे। मेज पर कई फाइलें रखी थीं और फोन लगातार बज रहा था। अजय ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। सर, अंदर आ जाऊं? अरविंद मेहरा ने बिना सिर उठाए कहा। हां, बोलो जल्दी, क्या बात है? अजय अंदर गया और हाथ जोड़कर बोला, सर, बाहर एक बुजुर्ग बैठे हैं, वह आपसे मिलना चाहते हैं। अब मैनेजर ने सिर उठाया। कौन बुजुर्ग? अजय बोला, सर, वही जो सफेद धोती कुर्ता पहने हैं, काफी देर से बैठे हैं, कह रहे हैं कि उन्हें आपसे जरूरी काम है। मैनेजर ने हल्की सी हंसी के साथ कुर्सी पर पीछे टिकते हुए कहा, अजय, तुम्हें पता भी है कि यहां कितने बड़े बड़े लोग आते हैं, और तुम मुझे किसी ऐसे आदमी से मिलवाना चाहते हो जो शायद अपना फॉर्म भी ठीक से नहीं भर सकता। अजय थोड़ा असहज हो गया। लेकिन सर, वह काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैनेजर ने हाथ हिलाते हुए कहा, इंतजार करने दो,
थोड़ी देर में खुद ही उठकर चला जाएगा। अजय चुप हो गया। कुछ पल बाद उसने हिम्मत करके फिर कहा, सर, मुझे लगता है उन्हें सच में कोई जरूरी काम है। अब अरविंद मेहरा का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। अजय, तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए। बैंक में हर रोज ऐसे लोग आते हैं। अगर मैं हर किसी से मिलने लगूं तो काम कैसे होगा? अजय ने धीरे से सिर झुका लिया। जी सर। वह चुपचाप केबिन से बाहर निकल आया। उधर बैंक की लॉबी में वही पुराना माहौल बना हुआ था। ग्राहक आते जाते रहे, काउंटरों पर काम चलता रहा और कोने की कुर्सी पर बैठे रामदास शर्मा अब भी शांत थे। अजय उनके पास आया। उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी थी। बाबा, मैंने कोशिश की, लेकिन मैनेजर सर अभी मिलना नहीं चाहते। रामदास जी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। कोई बात नहीं बेटा, तुमने कोशिश की, वही बहुत है। अजय बोला, आप चाहें तो मैं आपको पानी ला दूं। रामदास जी ने कहा, हां बेटा, थोड़ा पानी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। अजय तुरंत पानी लेकर आया। रामदास जी ने धीरे धीरे पानी पिया। उधर काउंटर पर बैठी रीमा सक्सेना यह सब देख रही थी। उसने अपनी साथी से धीरे से कहा, देखा, अब चपरासी भी इनके लिए दौड़ रहा है। उसकी साथी हंस पड़ी। लगता है बाबा ने दोस्ती कर ली है। रीमा ने व्यंग्य में कहा, ऐसे लोग यही करते हैं, सहानुभूति लेकर काम निकलवाते हैं। रामदास जी ने यह सब सुन लिया, लेकिन उनके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। समय धीरे धीरे बीतता गया। अब लगभग 1.5 घंटा हो चुका था। बैंक की दीवार पर लगी घड़ी ने 11:30 बजा दिए। रामदास जी ने घड़ी की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे अपनी छड़ी संभालते हुए खड़े हो गए। अजय ने पूछा, बाबा, आप जा रहे हैं क्या? रामदास जी ने कहा, नहीं बेटा, अब शायद मुझे खुद ही मैनेजर से मिलना पड़ेगा। इतना कहकर वह धीरे धीरे मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही लोगों ने उन्हें उस दिशा में जाते देखा, कई लोग फिर फुसफुसाने लगे। एक आदमी बोला, देखो, बाबा अब सीधे मैनेजर के कमरे में जा रहे हैं। दूसरा हंसते हुए बोला, अब मजा आएगा। रीमा ने भी यह देखा। वह तुरंत अपनी सीट से उठी और तेज कदमों से आगे बढ़ी। बाबा, उधर नहीं जा सकते। लेकिन तब तक रामदास शर्मा मैनेजर के केबिन के दरवाजे तक पहुंच चुके थे और अगले ही पल उन्होंने दरवाजा खोल दिया। अंदर बैठे मैनेजर अरविंद मेहरा ने अचानक सिर उठाया। उनकी नजर सामने खड़े बुजुर्ग पर पड़ी और उन्होंने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अरे, आप अंदर कैसे आ गए? उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस बुजुर्ग को वह एक साधारण आदमी समझ रहे थे, असल में वही इस पूरे बैंक की किस्मत लिखने वाले इंसान थे। मैनेजर अरविंद मेहरा अपनी कुर्सी पर बैठे थे। अचानक केबिन का दरवाजा खुला और सामने रामदास शर्मा को देखकर उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अरे, आप अंदर कैसे आ गए? बिना परमिशन के केबिन में घुसना मना है। रामदास जी शांत खड़े रहे। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, मैं काफी देर से तुमसे मिलने की कोशिश कर रहा था, इसलिए सोचा अब खुद ही आ जाऊं। इतने में पीछे से रीमा सक्सेना भी तेजी से अंदर आई। वह थोड़ी घबराई हुई थी। सर, सॉरी, मैंने इन्हें रोका था, लेकिन ये जबरदस्ती अंदर आ गए। मैनेजर ने गुस्से में कहा, यह बैंक है, कोई बाजार नहीं। हर कोई उठकर मेरे केबिन में चला आएगा क्या? रामदास जी ने विनम्रता से कहा, मैं बस 2 मिनट बात करना चाहता हूं। अरविंद मेहरा कुर्सी पर पीछे टिकते हुए हंस पड़े। बाबा, आपको समझ नहीं आता क्या? मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास ऐसे लोगों के लिए समय नहीं है। रामदास जी ने धीरे से अपना पुराना झोला खोला। उसके अंदर से उन्होंने एक मोटा सा लिफाफा निकाला। लिफाफा मेज पर रखते हुए बोले, बस इन कागजों को एक बार देख लीजिए, फिर मैं खुद ही चला जाऊंगा। मैनेजर ने लिफाफे की तरफ देखा, फिर रामदास जी की तरफ। उनके चेहरे पर तिरस्कार साफ दिख रहा था। उन्होंने व्यंग्य से कहा, इसमें क्या है? लोन की एप्लीकेशन? रीमा हल्के से मुस्कुरा दी। मैनेजर ने लिफाफा उठाया, लेकिन उसे खोला भी नहीं। उन्होंने उसे वापस मेज पर पटक दिया। देखिए बाबा, मुझे ऐसे कागज देखने की जरूरत नहीं है। रामदास जी ने शांत आवाज में पूछा, बिना देखे ही कैसे तय कर लिया? मैनेजर ने हंसते हुए कहा, मुझे लोगों की पहचान है, सालों से बैंक चला रहा हूं। फिर उन्होंने सीधे रामदास जी की आंखों में देखते हुए कहा,
आप जैसे लोग यहां रोज आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जेब खाली होती है। केबिन के बाहर खड़ी रीमा यह सुनकर मुस्कुरा रही थी। रामदास जी कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, कई बार सच्चाई वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। मैनेजर ने चिढ़कर कहा, देखिए बाबा, मेरा समय खराब मत कीजिए। अगर आपको कोई काम नहीं है तो आप बाहर जा सकते हैं। रामदास जी ने धीरे से लिफाफा फिर मेज पर रखा। ठीक है, जब आपको यकीन ही नहीं है तो मैं चलता हूं। फिर उन्होंने शांत आवाज में एक बात कही, लेकिन याद रखना, आज जो हुआ है उसका असर बहुत दूर तक जाएगा। यह सुनकर मैनेजर हंस पड़े। अच्छा, अब आप मुझे धमकी दे रहे हैं? रामदास जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपना झोला उठाया, छड़ी संभाली और धीरे धीरे केबिन से बाहर निकल गए। बैंक की लॉबी में खामोशी छा गई। सबकी नजरें उन्हीं पर टिक गईं। कोई मुस्कुरा रहा था, कोई सिर हिला रहा था। रीमा वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गई। उसने अपनी साथी से कहा, आजकल लोग भी ना कितनी अजीब बातें करते हैं। उधर रामदास जी धीरे धीरे बैंक के दरवाजे से बाहर निकल गए, लेकिन उनके जाने के बाद केबिन के अंदर मेज पर रखा वही लिफाफा अभी भी पड़ा था। कुछ देर बाद वहां अजय आया। उसकी नजर उस लिफाफे पर पड़ी। उसे याद आया कि यही वही कागज थे जो बाबा बार बार दिखाना चाहते थे। अजय ने धीरे से लिफाफा उठाया। उसने सोचा, आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसे देखने की किसी ने जरूरत ही नहीं समझी? और अगले ही पल उसने लिफाफा खोल दिया। कागज पढ़ते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि उन कागजों में जो लिखा था वह पूरे बैंक की नींव हिला देने वाला सच था। अजय के हाथ में वह लिफाफा था जो अब भी कुछ ही मिनट पहले रामदास शर्मा मैनेजर की मेज पर छोड़ गए थे। उसने धीरे धीरे कागज बाहर निकाले। पहले पन्ने पर बैंक का लोगो बना हुआ था। नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था, विश्वास बैंक लिमिटेड। अजय ने पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे उसकी नजरें नीचे जाती गईं, उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। उसकी आंखें फैल गईं। उसने जल्दी जल्दी बाकी पन्ने भी देखने शुरू कर दिए। उन कागजों में साफ लिखा था कि विश्वास बैंक की स्थापना रामदास शर्मा ने की थी और बैंक के 60% शेयर उनके नाम पर दर्ज थे। मतलब वही बुजुर्ग आदमी जिन्हें सबने एक साधारण व्यक्ति समझ लिया था, असल में इस पूरे बैंक के सबसे बड़े मालिक थे। अजय के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत दूसरा पन्ना देखा। उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के दस्तावेज थे। नीचे साफ लिखा था, फाउंडर एंड मेजॉरिटी शेयर होल्डर श्री रामदास शर्मा। अजय की सांस तेज हो गई। वह खुद से बुदबुदाया, हे भगवान, हम लोगों ने क्या कर दिया? उसी समय मैनेजर अरविंद मेहरा अपने केबिन से बाहर आए। उन्होंने अजय को कागज पकड़े देखा और पूछा, क्या देख रहे हो? अजय घबराते हुए बोला, सर, यह वही कागज हैं जो उस बाबा ने दिए थे। मैनेजर ने हंसते हुए कहा, अरे छोड़ो भी, ऐसे कागज रोज आते हैं। लेकिन अजय की आवाज कांप रही थी। नहीं सर, आपको यह देखना चाहिए। मैनेजर ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ कागज उसके हाथ से ले लिए। चलो दिखाओ क्या है इसमें। उन्होंने जैसे ही पहला पन्ना पढ़ा, उनके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। दूसरा पन्ना देखते ही उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत तीसरा पन्ना पलटा। अब उनके हाथ भी हल्के हल्के कांप रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, यह कैसे हो सकता है? अजय ने धीरे से कहा, सर, वही बुजुर्ग रामदास शर्मा। मैनेजर ने हकलाते हुए कहा, मतलब वह? अजय ने सिर हिलाया। जी सर, वही इस बैंक के मालिक हैं। यह सुनते ही मैनेजर की आंखें फैल गईं। कुछ सेकंड तक केबिन में सन्नाटा छा गया। तभी बाहर काउंटर पर बैठी रीमा सक्सेना ने आवाज लगाई, सर, क्या हुआ? मैनेजर ने धीरे से कागज उसकी तरफ बढ़ा दिए। रीमा ने जैसे ही पढ़ा, उसके चेहरे से भी रंग उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। यह तो, मैनेजर ने धीमी आवाज में कहा, हमने बैंक के मालिक का अपमान कर दिया। रीमा को अचानक याद आया, वह कैसे बार बार उन्हें बाबा कहकर टाल रही थी। कैसे उसने गार्ड से कहा था कि उन्हें बाहर बैठा दो। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। बैंक के अंदर धीरे धीरे यह खबर फैलने लगी। स्टाफ एक दूसरे से फुसफुसाने लगा, क्या सच में वही मालिक थे?
हमने तो उन्हें पहचान ही नहीं पाया। अब क्या होगा? मैनेजर अरविंद मेहरा कुर्सी पर बैठ गए। उनके माथे पर पसीना आ गया था। उन्होंने घड़ी की तरफ देखा। अभी सिर्फ दोपहर के 12 बजे थे, लेकिन उन्हें लग रहा था जैसे पूरा दिन उनके ऊपर टूट पड़ा हो। तभी अचानक बैंक के बाहर हलचल होने लगी। गार्ड जल्दी जल्दी अंदर आया। सर, सर, मैनेजर ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? गार्ड बोला, सर, बाहर कई बड़ी गाड़ियां आकर रुकी हैं और गार्ड ने कांपती आवाज में कहा, उनमें से वही बुजुर्ग उतर रहे हैं। पूरा बैंक अचानक खामोश हो गया, क्योंकि अब बैंक के असली मालिक वापस आ चुके थे और इस बार वह सिर्फ मिलने नहीं आए थे। बैंक के बाहर कई गाड़ियां आकर रुकीं। गार्ड तुरंत सीधा खड़ा हो गया। कुछ ही क्षणों बाद रामदास शर्मा अंदर आए। इस बार उनके साथ 2 अधिकारी भी थे जिनके हाथ में फाइलें थीं। पूरा बैंक सन्नाटे में था। मैनेजर अरविंद मेहरा और रीमा सक्सेना घबराए हुए खड़े थे। रामदास जी धीरे धीरे आगे बढ़े और शांत आवाज में बोले, कल मैं यहां एक साधारण ग्राहक बनकर आया था, लेकिन मुझे यहां इंसानियत नहीं दिखी। एक अधिकारी ने फाइल खोलकर सबके सामने कहा, ये दस्तावेज बताते हैं कि विश्वास बैंक के संस्थापक और सबसे बड़े शेयर होल्डर श्री रामदास शर्मा हैं। यह सुनते ही सब स्तब्ध रह गए। रामदास जी ने मैनेजर की तरफ देखते हुए कहा, जिस बैंक की नींव मैंने मेहनत से रखी, वहां अगर लोगों को कपड़ों से आंका जाएगा तो यह बैंक सही रास्ते पर नहीं है। फिर उन्होंने निर्णय सुनाया, आज से अरविंद मेहरा मैनेजर नहीं रहेंगे और अजय, जो इंसानियत समझता है, वही अब इस शाखा की जिम्मेदारी संभालेगा। रीमा रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए सर। रामदास जी ने शांत स्वर में कहा, गलती से सीखो। याद रखो, बैंक पैसे से चलता है, लेकिन सम्मान से बढ़ता है। उस दिन के बाद बैंक में एक नियम बन गया, यहां हर इंसान की इज्जत बराबर होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी ही दिलचस्प और सीख देने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि यह अच्छी सीख ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।